नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति। सोचिए, अगर देश बिना किसी योजना के चलता तो क्या हम इतनी प्रगति कर पाते। आज भारत के गांव में बिजली पहुंचना, खेतों में नई तकनीक आना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का बनना, ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे है योजनाबद्ध विकास की सोच। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत ने आज़ादी के बाद विकास के लिए कैसा रास्ता चुना, पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनाई गई, 20 सूत्री कार्यक्रम, हरित क्रांति और औद्योगिक नीतियों ने देश की राजनीति और समाज पर क्या असर डाला। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य देश से गरीबी हटाना, बेरोजगारी कम करना, किसानों और मजदूरों की स्थिति को सुधारना, भूमिहीनों को जमीन दिलाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, ये 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। साथ साथ इसका असली मकसद आम जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और सामाजिक न्याय स्थापित करना 20 सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। आगे प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई थी और सोवियत संघ ने 1928 ईस्वी में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी और वहाँ की योजनाओं से प्रेरणा लेकर भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की। यह प्रश्न शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है अक्सर। प्रश्न है, श्वेत क्रांति पर टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना। दूध एवं दूध से जो बनने वाली चीज़ें होती है उनका उत्पादन बढ़ाना, इसे ही क्या कहते हैं, दूध क्रांति या श्वेत क्रांति। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन और उन्होंने, किसने, वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम की योजना शुरू की जिसकी मदद से देश में दूध का उत्पादन तेजी से बढ़ा। और श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, गुजरात राज्य से हुई थी, जहाँ पर अमूल नाम की जो दूध सहकारी संस्था थी उन्होंने बहुत बड़ा इसमें काम किया। यानी श्वेत क्रांति की वजह से भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इससे किसानों, खासकर छोटे किसानों और महिलाओं की आय बढ़ी और लोगों को पौष्टिक भोजन भी आसानी से मिलने लगा। आगे प्रश्न है, हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखें। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है, कृषि उत्पादन में अचानक और तेज वृद्धि, यानी फसलों का अत्यधिक उत्पादन होना ही क्या कहलाता है, हरित क्रांति। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अनाज की कमी को दूर करना और खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। तो हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, और भारत में इसे फैलाने का श्रेय कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। उन्होंने भारत में हरित क्रांति को फैलाने में काफ़ी सहयोग दिया। हरित क्रांति के समय उच्च उपज वाली किस्मों के बीज, यानी हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई का अधिक प्रयोग किया गया और इस क्रांति का सबसे अधिक लाभ गेहूं की फसल को हुआ, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र बने। इसके कारण भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और अनाज आयात करने की जरूरत नहीं रही। जब भारत में हरित क्रांति नहीं हुई थी तो विदेशों से भारत को अनाज मंगाना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के आने से हमें अब विदेशों से अनाज आयात करने की जरूरत नहीं रही। आगे प्रश्न है, पीली क्रांति पर टिप्पणी लिखें। तो पीली क्रांति का मतलब होता है
तेल वाले बीज जैसे सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन। तो पीली क्रांति का मतलब है तेल वाले बीजों के उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि होना, और इसका उद्देश्य देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाना और तेल की कमी को दूर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इनका मुख्य उद्देश्य तिलहन से आत्मनिर्भर बनना और तेल की कमी को दूर करना। पीली क्रांति की शुरुआत 1980 के दशक भारत में हुई। इस क्रांति के दौरान उच्च उपज वाली जो तिलहन की किस्में थी, बेहतर बीज, उर्वरक और सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाए गए, और पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत तिलहन उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी कर सका। अब देश में तेल उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता बढ़ी। इससे किसानों की आमदनी में भी सुधार हुआ और तेल के आयात पर भी निर्भरता कम हुई। प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य और महत्व लिखें। पंचवर्षीय योजनाओं का क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य है देश का आर्थिक विकास करना। स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था कि देश की आय और उत्पादन बढ़े ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। पहला उद्देश्य था देश का आर्थिक विकास करना। दूसरा उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। बहुत से लोग गरीब थे और उनके पास काम नहीं था। योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना, साथ साथ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था पंचवर्षीय योजनाओं का। पंचवर्षीय योजनाओं का तीसरा मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योग का विकास करना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश था, इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाना और साथ साथ उद्योगों की स्थापना करना इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। अब पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व क्या थे? तो देश को विकास की दिशा मिली। योजनाओं की वजह से भारत बिना सोचे समझे खर्च करने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। कृषि उत्पादन भी बढ़ा, यानी हरित क्रांति, सिंचाई सुविधा, अनाज का उत्पादन और भूखमरी की समस्या ये सभी कम हुई। यानी सिंचाई की सुविधा बढ़ी, अनाज का उत्पादन बढ़ा और जो भूखमरी की समस्या थी वो कम हुई कृषि उत्पादन के कारण। ठीक है। औद्योगिक प्रगति भी हुई। योजनाओं से इस्पात के कारखाने, ऊर्जा परियोजनाएं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी बनी। इस प्रकार रोजगार के अवसर भी पैदा हुए। यानी योजनाओं के तहत उद्योगों, कृषि और अन्य क्षेत्रों में काम मिलने लगा, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए। आगे प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रमुख उपलब्धि और असफलताएं क्या थी? तो उपलब्धि थी कृषि क्षेत्र में सफलता। प्रथम पंचवर्षीय योजना की पहली उपलब्धि क्या थी? कृषि क्षेत्र में सफलता। इस योजना का मुख्य ध्यान कृषि पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? कृषि पर। सिंचाई और परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, ये सभी जो परियोजना थी, जो बड़े बड़े बांध बनाए गए, इनसे क्या हुआ? अनाज का उत्पादन बढ़ा और देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगा। दूसरी जो उपलब्धि थी वह थी सिंचाई और ऊर्जा परियोजना। जो भाखड़ा नंगल या दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बड़े बड़े बांध बनाए गए, उनसे क्या हुआ? बिजली उत्पादन शुरू हुआ, साथ साथ कृषि और उद्योग दोनों को लाभ मिला। तीसरी उपलब्धि थी गरीबी और बेरोजगारी में कमी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और लोगों का जो जीवन स्तर था वह सुधरने लगा। अब प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उनकी प्रमुख असफलताएं क्या थी? तो इनकी जो असफलताएं थी, उद्योग क्षेत्र की उपेक्षा। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो उद्योग क्षेत्र थी उनको वह ध्यान नहीं दिया, उनकी उपेक्षा की गई। तो इस योजना में कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन उद्योग और तकनीकी विकास को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया।
इनकी सबसे बड़ी असफलता थी। दूसरी असफलता थी गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हालांकि गरीबी कम हुई, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग अब भी गरीब ही रहे। आगे प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता और परिणाम। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषता थी? आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता, परिणाम, असफलता, हर तरह से आपने प्रश्न को पढ़ा, ध्यान से सुना। अब आप ध्यान से सुनिए, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है उनकी क्या विशेषता थी। तो इनकी जो पहली विशेषता थी, औद्योगिक विकास पर जोर। यानी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को भारी उद्योगों और मशीनरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। दूसरी विशेषता थी भारी उद्योगों की स्थापना। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लोहे, इस्पात, कोयला, बिजली और मशीन बनाने वाले उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। तब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का परिणाम क्या हुआ कि औद्योगिक प्रगति, यानी कि इस योजना से भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र और ऊर्जा परियोजना सभी का विकास हुआ। यानी भारी संयंत्र, इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ लगाए गए? तो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इन जगहों पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दूसरा परिणाम है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। कई बड़े उद्योग और कारखाने सरकार द्वारा स्थापित किए गए। विदेशी सहायता पर निर्भरता, यानी कि उद्योग के लिए मशीन और तकनीक आयात करनी पड़ी, जिससे विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ी। आगे प्रश्न है विश्वसूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए विश्वसूत्री कार्यक्रम का वर्णन भी आपको पढ़ लेना चाहिए। आपने शॉर्ट पढ़ा, अब लॉन्ग टाइप में किस तरह से लिखना है इनको आप समझिए। विश्वसूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी कम करना और लोगों को रोजगार देना, साथ साथ उनका जीवन आसान बनाना विश्वसूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इसमें सरकार ने क्या किया, किसानों और गरीबों के लिए कई काम किए, जैसे भूमि सुधार, सस्ता अनाज और ज़रूरी चीज़ें देना, रोजगार के मौके बढ़ाना, स्कूल और अस्पताल बनाना। महिलाओं और कमज़ोर वर्गों का भी विशेष लाभ दिया गया। इस कार्यक्रम का मकसद था गरीब और पिछड़े लोग देश की तरक्की में शामिल हो और उनका जीवन बेहतर हो। आगे प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश में योजनाबद्ध विकास की व्यवस्था करना। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था और इसमें उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी शामिल रहते थे। इसके मुख्य कार्य थे देश की आवश्यकताओं और संसाधनों का अध्ययन करना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन कर सुनिश्चित करना। आयोग कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम तय करता था। कौन? योजना आयोग के द्वारा। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का भी निर्धारण करता था। तो इस प्रकार योजना आयोग भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख मार्गदर्शक निकाय था, जिसने 1951 से 2014 तक पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया। 1951 से 2014 तक कई पंचवर्षीय योजना लागू की गई, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है। आगे प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, इनको बताना है। तो भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया। इसके लिए 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई।
यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस तरह योजनाबद्ध विकास किया जाए देश का, तो इसके लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। तो सर्वप्रथम कब की गई थी? 1951 में। इन योजनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं ने देश के कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम योजना में कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से औद्योगिकरण की नींव पड़ी। भारी उद्योगों, इस्पात कारखानों और मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना से भारत औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसके साथ ही परिवहन, ऊर्जा और संचार जैसी जो आधारभूत संरचना थी, इनका भी विकास हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना में सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार किए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर बल दिया गया, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गांव तक विकास पहुंचाने की कोशिश की गई। और चौथी योजना यानी चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाए गए और गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य किया गया। यद्यपि गरीबी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी, परंतु योजनाओं ने सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान स्वरूप से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर किया। योजनाओं ने देश के समग्र विकास के लिए आधार तैयार किया और भारत को आधुनिक आर्थिक प्रणाली की ओर अग्रसर किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।